to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास आपकी 7 है। ऑलरेडी हमने 6 क्लासेस कर लिया है, जिसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 2 के स्मॉल जो 2 मार्क्स पॉसिबल क्वेश्चंस है वो भी कर लिए हैं। यूनिट 1 में भी हमने यही किया था, पहले लॉन्ग आंसर्स किए थे एंड देन स्मॉल आंसर्स शॉर्ट आंसर्स किए थे जो कि 2 नंबर के होते हैं। पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। आज हमने अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 में हमने सबसे पहले 2 मार्क्स पॉसिबल क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद फिर हमने लास्ट टॉपिक को इन्हांस किया है, उसके बाद उसको डिस्कस करना शुरू किया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। विद रेफरेंस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, आज हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड दैट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर एज वेल। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, दैट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड विद रेफरेंस टू दैट द सॉल्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आल्सो वी विल डिस्कस हियर ओनली. So here the producer consumer problem that we have to discuss here. With reference to the producer consumer problem here, producer process produce data item that the consumer process consumes later. Basically जो producer process होता है तो producer process को produce करता है एक data item के form में और फिर वो consumer जो है उसे consume करता है बाद में। ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है आपका प्रोसेस को उस डेटा आइटम के फॉर्म में और उसके बाद कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर प्रोसेस करता है उसको कंज्यूमर को। Producer produce data items that consumer process consumes later. This is the point that we had discussed related to the producer consumer problem here. Now the second point for related to the producer consumer problem, buffer is used between the producer and consumer. जो buffer होता है वो आपका producer और consumer के बीच में use होता है. Buffer size may be fixed or variable. तो buffer जो है वो producer और consumer के बीच में use होता है और buffer size जो है वो आपका या तो फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है. द प्रोड्यूसर पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन जनरेट डेटा एंड स्टोर. तो बेसिकली जो आपका प्रोड्यूसर पोर्शन होता है वो आपका जनरेट डेटा कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है इट इन अ बफर. बफर के अंदर आपका स्टोर भी कर सकता है डेटा को और विंडो जनरेट भी कर सकता है. दिस इज यूज्ड बाय द बफर. बफर इज आल्सो ऑलवेज यूज्ड बाय बिटवीन the producer and the consumer, and buffer size will be fixed or may be fixed, or you can say that would be variable also. And it in the buffer and the consumer reads the data from the buffer. तो basically क्या होता है, पहले producer है फिर buffer आया and then of course consumer आया. ठीक है, इस तरह से आया. प्रोड्यूसर जो था उसने बफर जो है वो ऑब्वियसली बात है इन दोनों के बीच में था. बफर का जो साइज है वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है. प्रोड्यूसर जो है उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन एक डेटा को जनरेट किया. ठीक है, जनरेट करने के बाद उसने स्टोर किस में किया, उसने स्टोर किया बफर में किया. बफर में स्टोर किया तो जो कंज्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो बफर है ना, बफर में जो डेटा प्रोड्यूसर ने स्टोर किया है उस डेटा को ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर रीड कर सकता है बफर में. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद रेफरेंस टू द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हियर. The producer cannot deposit its data if the buffer is full. और प्रोड्यूसर जो कि डेटा करके उसमें आपका बफर में सेव कर रहा है, ओके, कलेक्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, बट प्रोड्यूसर जो है वो आपका डेटा अगर बफर फुल हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल ये फुल हो गया, तो फिर प्रोड्यूसर जो है वो उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकता डेटा को. Similarly, consumer cannot retrieve any data if the buffer is empty. और जब अगर मान लो बफर अगर फुल है, दो कंडीशंस है, अगर बफर फुल है, ओके, तो बफर अगर फुल है तो प्रोड्यूसर जो है उसमें और डेटा नहीं दे सकता. ठीक है, बट ऑफ कोर्स इन द सेम केस फॉर देन सेम केस कंज्यूमर जो है अगर मान लो ये फुल है तो भी और प्रोड्यूसर में डेटा नहीं डाल सकता, बट अगर ये एम्प्टी है तो ये भी जो है वो रिट्राइव नहीं कर सकता डेटा को, क्योंकि भाई एम्प्टी है तो डेटा ही नहीं है उसके अंदर. ठीक है, इफ द बफर इज नॉट फुल, अगर बफर जो है वो फुल नहीं है,
फुल है तो प्रोड्यूसर क्या नहीं कर सकता, और एम्प्टी है तो कंज्यूमर क्या नहीं कर सकता. बट अगर फुल नहीं है तो a producer can deposit its data. The consumer should be allowed to retrieve the data item in if a buffer contain. तो बेसिकली क्या होता है, अगर बफर फुल नहीं है, प्रोड्यूसर अपना डेटा इसमें डाल सकता है, और कंज्यूमर जो है उसे रिट्राइव कर सकता है, डेटा को पढ़ सकता है बफर से. ठीक है. दूसरी चीज़, अगर बफर एम्प्टी नहीं है तभी जो कंज्यूमर है वो आपका डेटा को पढ़ सकता है, और अगर बफर फुल नहीं है तभी आपका जो प्रोड्यूसर है वो उसमें डेटा कलेक्ट कर सकता है. Solution to the producer consumer problem by using semaphores. अब ये प्रॉब्लम तो ऑलरेडी अगर कर गई, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया. ठीक है. अब इसका सोल्यूशन क्या है विद रेफरेंस टू द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. अब हम यूजिंग सेमाफोर मैंने आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चंस में बताया था, एंड इसका डिटेल भी अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास तक होपफुली. तो सोल्यूशन क्या है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का, कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम फेस कर रही थी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. तो सोल्यूशन हम निकालेंगे विद रेफरेंस व्हाइल यूजिंग द सेमाफोर हियर. void main comma that bracket count equals to 0, int I, binary semaphore s equals to 1, and producer while true. अगर फॉर एग्जांपल काउंट 0 था, फिर इंटीजर वैल्यू जो उसने आई दी है, तो बाइनरी अगर सेमाफोर s इक्वल्स टू 1 है तो इंट जो है वो प्रोड्यूसर करेगा, इंटीजर प्रोड्यूसर देगा. और अगर ये चीज़ ट्रू हो रही है तो प्रोड्यूसर डेटा आइटम, तो प्रोड्यूस डेटा आइटम आएगा. सेम await b that is of s append count plus 1. If count is equals to 1, then same signal b delay, same signal b that is of s here. एंड इंट कंज्यूमर, अब कंज्यूमर के रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंट p सेम वेट b डिले while true, same weight b that is of s consume, and count minus 1 p count, and that is same signal bs, and that consume data if p equals to 0, same weight, that is delay. So this is a program where you can find the solution for the producer consumer problem while using the semaphore here. So this is the solution while we are using the semaphore semaphore by creating a solution of producer consumer problem here. Now moving on with the next one that we have with reference to this only. Now here we are dealing with message passing system, जिसे हम MPS बोलते हैं. मैसेज पासिंग सिस्टम आपका MPS जिसे हम कहते हैं, मैसेज पासिंग सिस्टम. सो व्हाट इज मैसेज पासिंग सिस्टम दैट यू हैव टू अंडरस्टूड हियर. मैसेज पासिंग सिस्टम रिक्वायर्स द सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन. Now here message passing system की अगर हम बात करते हैं, that message passing system require the synchronization and communication between the two processes. दो processes के बीच में message passing system जो है वो synchronization और as well as communication होता है दो process के बीच में. Message passing used as a method of communication in microkernels. तो basically message passing जो है वो आपका एक method है communication का while in microkernel here. Now message passing systems comes in very many forms. Message passing system जो है वो बहुत ही different forms में होता है. So where message passing systems come in many form, message passing system जो है वो आपके different forms में आता है. Message sent by a So message passing that comes in many form. Message sent by a process can either be fixed or variable in size. The actual functions of message passing is normally provided in the form of a pair of primitives. Basically अगर हम बात करते हैं message passing system की, तो वो basically बहुत different forms में आता है. Message passing जो होता है process वो आपका fixed भी हो सकता है, variable size में भी हो सकता है. जो इसका actual function है basically message passing का, वो normally provide करता है एक form of pair of primitives का, जिसमें पहला है आपका सेंड है. तो सेंड में आपका डेस्टिनेशन नेम चाहिए और मैसेज चाहिए. तो अगर आप किसी को भेज रहे हो तो ऑफ कोर्स जिसको आप भेज रहे हो उसका डेस्टिनेशन नेम चाहिए, और उसके साथ साथ आप जो मैसेज दे रहे हो दैट व्हाट यू नीड ऑफ. रिसीव कर रहे हो अगर आप मैसेज, तो ऑफ कोर्स सोर्स नेम, किसने भेजा है आपको, दैट इज़ द सोर्स नेम आपको चाहिए, सेंडर्स नेम चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है तो मैसेज चाहिए. तो अगर मैसेज पासिंग सिस्टम प्रोसेस ले रहा है जो कि एक्चुअली फिक्स्ड और वेरिएबल होता है, तो उसका फंक्शन बेसिकली ये है कि वो एक आपको फॉर्म
ऑफ प्रिमिटिव्स के पेयर्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें से सेंड है आपका डेस्टिनेशन नेम एंड या मैसेज हियर, एंड ऑफ कोर्स so here that send primitive is used for sending a message to destination process sends information in the form of message to the another process designated by the destination. तो basically send primitive जो कि आपका send जो कि destination है वो message आपको important होता है, तो that send primitive is used for sending message to the destination. send primitive इसलिए यूज़ होता है कि जो आप message send करते हो वो destination process के पास पहुँचे, and it that process send information in the form of a message to the another process and to the designated by the destination here. A process receives information by executing the received primitive. और जो receive information होता है, जो message मिलता है जिस process के through वो receive किया जाता है information, the receive primitive के through, which indicate the source of sending process or and the message. तो basically वो indicate करता है आपका source of sending message और and the of course sending and source जो sending कर रहा है send कर रहा है, और even though उसका message जो होता है receive में वो आपको show करता है. Now we are discussing the infinite buffer. Infinite buffer क्या होता है, that what you have to understood, and this is also an important one. Infinite buffer क्या होता है, finite buffer होता है, infinite buffer होता है. So here we are discussing the infinite buffer, and then of course in the further classes we will discussing your finite buffer in the coming next classes. Infinite buffer क्या होता है, let us consider the case of which the buffer is infinite. तो बेसिकली अब हम एक ऐसा केस को स्टडी करेंगे, कंसिडर करेंगे जिसमें बफर जो है वो आपका इनफाइनाइट है. Two pointers in and out are used respectively, indicating the next space for the producer to put a newly created product and the next product that is available for the consumer to consume. Infinite buffer की अगर हम बात करते हैं तो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि एक बफर जो आपका इनफाइनाइट है, जहाँ पे दो पॉइंटर्स दिए होंगे आपको. दो पॉइंटर्स कौन कौन से दिए होंगे, एक आपको इन पॉइंटर्स दिया होगा, एक आपको आउट पॉइंटर दिया होगा, that are used respectively indicating the next space for the producer to put the newly created product. हम एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सके उसके लिए इन और आउट आपका पॉइंटर यूज़ किया गया होगा, और नेक्स्ट प्रोडक्ट पे पहुंचने के लिए भी आपको कंज्यूमर्स जो कि कंज्यूम करेंगे वो अवेलेबल होना चाहिए. Now dealing with the infinite buffer, with the structure of infinite buffer that we have here is, so here this is a structure of infinite buffer that what I had told you about कि infinite buffer के लिए हम देखेंगे जिसके अंदर दो आपके pointers होंगे in और out आपके. तो ये देख सकते हैं आप, ये है b of 1, b of 2, b of 3, that is buffer of 1, buffer of 2, buffer of 3, buffer of 4, buffer of 5 and so on, buffer of n तक जितने भी number of buffers उसमें हैं. अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये in हो रहा है और this is an out. दिस इज द प्रोसेस वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफाइनाइट बफर, क्योंकि यहाँ पे n होगा नहीं, सॉरी, बिकॉज वो इनफाइनाइट है तो वो आपका चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा. b1 से शुरू हुआ और फिर वो कब तक खत्म होगा ये कुछ कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट बफर है. ऐसे एक एक इन होते रहेंगे, एक एक आउट होता रहेगा और साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते रहेंगे. Instead of two pointers in and out, an integer variable n is used to indicate the number of product available for the consumptions, and the set of functions are provided for the convenience, that is a product, consumer, append and take. जैसा कि अभी मैंने प्रोग्राम बताया था उसमें मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर, अपेंड्स एंड टेक के बारे में बताया था. तो बेसिकली अगर हम इस पॉइंटर्स को ना यूज़ करके, इन और आउट पॉइंटर्स को ना यूज़ करके हम इंटीजर वैल्यू वेरिएबल ले लेते हैं एंड जिसमें हमने इंडिकेट किया था दैट वी when company according to the convenience that we can consumption of that set of function we can provide that for their convenience only. So that is a product, consumer, append and take, वो जो कि मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था. तो उस तरह से भी इन और आउट पॉइंटर ना लेके भी हम उस तरह से कर सकते हैं. तो that is also as easy. Now we're talking about the next one. The semaphore S is used to enforce the mutual exclusion. तो basically जो semaphore S है वो आपका enforce करता है mutual exclusion को. उसके साथ साथ the semaphore delay is used to produce the consumer to wait if the buffer is empty. अगर semaphore जो कि हमने semaphore को S से represent किया है, अगर semaphore जो है वो use हो रहा है for the enforcing the mutual exclusion, तो फिर जो सेमाफोर डिले होगा ना, जो डिले हो रहा है दैट इज़ यूज टू फोर्स द कंज्यूमर, वो कंज्यूमर को फोर्स करेगा कि वो वेट करे जब अगर बफर आपका एम्प्टी पाया जाता है तब.
Now this is the two programs, a sort of a program that you can go through with, and even though you can get the in an easy way here. So here you can see the program that I am talking about, that is void producer. Void producer, that is a void, and then your brackets, and this of course while true, प्रोड्यूस एट आइटम सेंड कंज्यूमर आइटम. अगर प्रोड्यूसर की बात करती हूँ तो प्रोड्यूसर में क्या होता है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस होगा आइटम, जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के बाद बफर पे देता है, एंड फिर उसके बाद वो कंज्यूमर उस आइटम के पास, कंज्यूमर के पास सेंड हो जाएगा. With the reference to this, void producer void here while true, received producer item consumer item. तो बेसिकली जैसे अगर ये ट्रू होता है स्टेटमेंट, जब void प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है आइटम को, तो दैट इज अ प्रोड्यूस आइटम, उसके बाद वो कंज्यूमर के पास चला जाता है. जैसे ही अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो वो रिसीव भी करता है प्रोड्यूसर का आइटम. कौन रिसीव करता है, दैट इज अ कंज्यूम आइटम. तो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको, एंड देन इट मूव फर्दर हियर. नाउ जैसा कि मैंने इनफाइनाइट बफर के लिए जस्ट अभी ऊपर ये डिस्कस किया है, तो नाउ विल डिस्कस फाइनाइट बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. पहले तो हमने इनफाइनाइट को डिस्कस किया, ओके अभी हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट बफर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम. तो दिस इज अ फाइनाइट बफर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. इन अ बाउंडेड बफर, producer may produce items only when there are empty buffers slot. A consumer may consume only produced item and must wait of when no items are available. तो बाउंडेड बफर की अगर हम बात करते हैं तो बाउंडेड बफर में क्या होता है, बाउंडेड बफर में जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस करता है आइटम को, और जब उसमें एम्प्टी होता है बफर स्लॉट तभी वो प्रोड्यूस कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फुल है तो नहीं कर सकता. फिर उसके बाद जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम तभी कर सकता है, और वही कर सकता है आइटम्स को जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस्ड किए हैं. ओके, एंड दैट अगर वो मान लो एम्प्टी है या फिर वहाँ पे नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसको फिर कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा फॉर दैट कि आपका जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा आइटम को, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा कंज्यूमर को. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज ऑल प्रोड्यूसर मस्ट बी केप्ट वेटिंग व्हेन द बफर इज फुल. तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके वेटिंग करेंगे, वेट पे रहेंगे. क्यों? क्योंकि बफर अगर फुल है तो फिर वो उनको वेट करना पड़ेगा. व्हेन द बफर इज एम्प्टी, जब बफर एम्प्टी हो जाएगा, कंज्यूमर मस्ट वेट फॉर दे कैन एंड नेवर गेट अहेड ऑफ प्रोड्यूसर. तो कंज्यूमर को तब तक वेट करना पड़ता है अगर वो एम्प्टी हो जाता है आपका बफर. तो शेयर्ड पॉइंटर, दैट इज इन एंड आउट, क्योंकि दो ही पॉइंटर्स हैं, शेयर्ड पॉइंटर्स आपके इन और आउट ही है. शेयर्ड सेमाफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेमाफोर्स तीन है आपके, म्यूटेक्स हो सकता है, एम्प्टी या फुल. ओके, दैट इज अ शेयर्ड सेमाफोर्स एंड शेयर्ड पॉइंटर्स इन एंड आउट. म्यूटेक्स अगर वन है तो एम्प्टी एन होगा एंड फुल आपका जीरो होगा. अब म्यूटेक्स अगर वन है तो फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एम्प्टी अगर एन है तो दैट इज नंबर एम्प्टी बफर्स एंट्रीज, एंड ऑफ कोर्स फुल अगर जीरो है तो नंबर फुल बफर एंट्रीज. दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर. ओके, now talking about the producer here, producer के reference में क्या होता है, that do wait empty wait mutex produce item update and signal mutex signal full while true. For the consumer one, the program will be written as do wait full wait mutex consume items update out सिग्नल म्यूटेक्स सिग्नल एम्प्टी वाइल ट्रू. तो जैसे कि आप प्रोड्यूसर में देख रहे हो, प्रोड्यूसर में अपडेट एन होता है क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है फिर बफर में देता है. तो बफर में देने के लिए दिस इज योर प्रोड्यूसर हेयर, दिस इज योर कंज्यूमर हेयर, एंड दिस इज ऑफ कोर्स द बफर. तो जब ये इसमें देता है तो दैट इज इन, फिर जब ये कंज्यूमर अपना लेने के बाद करता है तो दैट इज आउट. तो वो उस तरह से रिस्पॉन्स करता है कि वो आपका म्यूटेक्स में है, फुल में है या फिर एम्प्टी है. तो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन, अगर वो ट्रू होते हैं स्टेटमेंट तब वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के रेफरेंस में आप इस तरह से देख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर विद रेफरेंस टू दिस ओनली.
Now here we are discussing the Dijkstra constants. Dijkstra's constant क्या होते हैं that we have to discuss here. Dijkstra's constant जो होते हैं that is an important one, and they had asked to define Dijkstra's algorithm or Dijkstra's constants. So this is also an important one. And Dijkstra's constants होते क्या है basically that no assumptions may be made. तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ Dijkstra's constant के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी assumptions बनाई नहीं जाती concerning the hardware instructions or the number of process the hardware support. बेसिकली इसको में कंसर्न किया जाता है कि कौन कितने हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है और नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहे हैं वो कितने हैं. However, it is assumed that the primitive machine language instruction, जो पहले ये assume किया जाता है जो primitive आपकी machine language instructions होती हैं जो कि लोड करती हैं स्टोर करती हैं, and even though they are comparing this, तो जो कि primitive machine language instruction है तो यहाँ पे आपका ना लोड करती है स्टोर करती है कंपेयर करती है. तो प्रिमिटिव मशीन लैंग्वेज आपकी लोड करेगी स्टोर करेगी कंपेयर भी करेगी एक्सेट्रा एंड आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली. दैट इज कम्स अंडर द Dijkstra's constant here. Now talking about the next one, that if two primitive machine language, अगर दो primitive machine language आपके instructions हैं that are executed simultaneously, then the result is equivalent to the sequential equation is in an unknown order. तो अगर दो प्रिमिटिव मशीन लैंग्वेजेस आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक साइमल्टेनियसली, देन द रिजल्ट इज इक्विवेलेंट. तो रिजल्ट जो होगा वो आपका इक्विवेलेंट होगा एक सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के जो कि अननोन एक ऑर्डर दिया गया होगा. Now talking about the execution, what will be the sequential execution in the unknown order, and what would be the equivalent, result is equivalent when the primitive machine language instructions are executed simultaneously. So here are the 3 points related to the Dijkstra's constant here. The first one is that no assumptions may be made on the relative speed of the end process executing in the system. बेसिकली कोई भी assumptions नहीं बनाए जाते अगर हम relative to the speed of that process executing in the system. जितने process आपके execute कर रहे हैं उनकी speed, relative speed को कभी भी assume नहीं किया जाता है with reference to the relative speed of that n a process executing in a system. The second point we have, when a process is in its non-critical section, जब कोई भी process आप उसके non-critical section पे होता है of a code, it may not prevent other process from entering their own critical section. तो कोई भी दूसरा process उसको critical section में जाने से enter करने से obvious सी बात है रोक नहीं सकता. जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी critical section वाला जब पार्ट पढ़ाया था, तो कोई भी जो अगर critical section में नहीं है और अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रहा है तो कोई दूसरा प्रोसेस उसको नहीं रोक सकता क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से. The third one is when a decision must be made, अगर decision बनाया जा रहा है to admit one of the number candidate process to its critical section, the decision cannot be postponed indefinitely. तो कोई भी अगर decision लिया जा रहा है कि वो admit करे number of candidate process को, तो अगर आपने वो critical section में जा रहा है तो obvious सी बात है वो decision जो है वो आपका postpone नहीं होता indefinite. एक टाइम के लिए postpone हो सकता है बट वो indefinitely अगर कहोगे postpone होगा तो नहीं होगा. Now Dijkstra's constant हमने already discuss कर लिया है. Now we'll discuss the Decker solution. Dijkstra's constant भी important था and उसके साथ साथ आपका Decker's solution is also an important one. तो Decker's solution क्या होता है that you have to understood here. Decker's algorithm was the first correct solution to the critical section problem for the two processor और two threads. Basically Decker's algorithm जो है Decker's solution, ये आपका पहला ऐसा correct solution है जो कि critical section problem या दो प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को या दो थ्रेड्स को क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्व करता है, सोल्यूशन निकालता है. इट यूजेस एन अरे ऑफ अ बूलियन वैल्यू, ये आपका बूलियन वैल्यू का अरे यूज करता है एंड इंटीजर वैल्यू एंड इंटीजर वेरिएबल भी यूज करता है with reference to that. Now moving on with the next one that we have referenced to the Decker's solution here is
Now as we discuss that Dijkstra's solution के बारे में, Dijkstra's constants के बारे में, so that Dijkstra's introduce two operations, that is a P and B here, and that to operate the semaphore to solve the process synchronization problem. A process cell P the operation when it wants to enter the critical section, and calls a V operation when it wants to exit the critical section. Then the P operation is also called as wait operation, and V operation is also called as signal operation here. If I'm talking about the Dijkstra's that introduced basically P and V operations, these were the two operations that has been operated on a semaphore, and that is to solve process synchronization problem. जो process call होती है like P, जो आपका operations है वो अगर call कर रहा है when it is want to enter its critical section, जब वो आपका process जो है P वो आपका अगर operation आपका critical section में enter करना चाहता है, तो जो आपका call फिर वो आपको V operation को call करेगा. V operation को कॉल करता है तो इसका मतलब है कि वो एग्जिट करना चाहता है उस पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन को जो कि ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा था. फिर P ऑपरेशन जो है वो आपको एज वेट ऑपरेशन ऑपरेट करेगा, एंड ऑफ कोर्स देन V ऑपरेशन जो है वो आपका सिग्नल ऑपरेशन देगा, जो कि आपका सिग्नल ऑपरेशन कहलाता है. ओके, a wait operation on a semaphore decreases its value by 1. तो बेसिकली जो वेट ऑपरेशन होता है, कि वेट ऑपरेशन के लिए मैंने आपको बताया था वेट ऑपरेशन किसे कहते हैं, पी ऑपरेशन. तो पी ऑपरेशन को ही हम वेट ऑपरेशन कहते हैं, और विद रेफरेंस टू द वी ऑपरेशन, तो वी ऑपरेशन जो है वो आपका सिग्नल ऑपरेशन है. तो जब आपका जो वेट ऑपरेशन है वो डिक्रीज होता है बाय 1, तो पी जो है वो आपका बाय 1 डिक्रीज होता रहेगा. नाउ सीधा प्रोग्राम वेट वाइल एस दैट इज सेमाफोर एस लेस देन 0. अगर एस जो सेमाफोर है अगर वो लेस देन 0 है, देन डू लूप्स s that is semaphore equals to semaphore minus 1 here. So this is the program where we are dealing with the reference to the wait operation on a semaphore that decreases its value by 1 here. A signal operation incremented its value. तो जो आपका सिग्नल ऑपरेशन होता है, सिग्नल ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, सिग्नल ऑपरेशन आपका V होता है और जो आपका वेट ऑपरेशन होता है वो P होता है. तो सिग्नल ऑपरेशन जो कि V आपका है, दैट इंक्रीमेंटेड का मतलब है ऐड होना, वैल्यू बढ़ जाना. ओके, बढ़ोतरी होना, ऐड होना, इंक्रीज होना. तो दिस इज द synonyms of increment here. So a signal operation incremented in its value like signal colon, and then of course your s that is semaphore as colon equals to s plus 1, that is your incrementation with the value of s here by 1. Now talking about this related only, and that a proper semaphore implementation required that P and V be indivisible operation. तो एक proper semaphore implementation अगर आप कर रहे हैं तो उसको required है कि आपका P और V जो है वो indivisible operation हो, जो divide ना हो सके. A semaphore operation is atomic. semaphore operation जो है वो atomic होना चाहिए. atomic वो चीज़ होती है जिसको आप break नहीं कर सकते, तो break नहीं कर सकते वो that is atomic. और इसीलिए प्रॉपर सेमाफोर वही होता है जब उसमें P एंड V आपके इंडिविजिबल होने चाहिए, और सेमाफोर ऑपरेशन कभी भी एटॉमिक होना चाहिए हमेशा, कभी भी वो डिवाइड नहीं हो सके, उसे ब्रेक नहीं कर सके. दिस मे बी पॉसिबल बाय टेकिंग एन हार्डवेयर सपोर्ट, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप एक हार्डवेयर सपोर्ट लेते हैं. The operation P and V are executed by the operating system in response to the calls issued by any one process naming a semaphore as parameter. तो basically ये जो operation P and V है वो आपका execute करते हैं एक operating system में response to call issued by any process that is naming the semaphore as parameter here. Now talking about the that as we discussed here related to the semaphores here, what are the proper semaphores condition that we have to be implement while talking about where the we are dealing with that await operations as well as the signal operations as well. So now we'll discuss about semaphore only, that is binary semaphore. This is important that they are ask you many times, instead of asking semaphore they had asked you binary semaphore here. तो बाइनरी सेमाफोर क्या होता है? बाइनरी सेमाफोर इज ऑल्सो नोन एज म्यूटेक्स लॉक्स. तो बेसिकली आपका जो बाइनरी सेमाफोर है उसे हम म्यूटेक्स लॉक्स भी बोलते हैं.
Okay, so binary semaphore is also known as mutex lock. It deals with the critical section for multiple process. Binary semaphore value is only between 0 and 1. तो basically binary semaphore की बात करते हैं क्योंकि binary से आपको पता चल रहा होगा 0 और दो ही values होती हैं इसकी. Binary semaphore आपका mutex lock है और ये आपका deal करता है critical section जो कि multiple process में critical section रहता है जब deal करता है multiple that deal with the critical section for the multiple processors. And even though binary semaphore value is only between 0 and 1, either it could be a 0, it could be a 1, but between these two only, the 0 and the 1. Now moving on with the next one that we have here is here, with reference to that, a shared variable are created and initialized before either process starts. The shared variables of flag 0 and flag 1 are initialized to false because neither process is yet interested in the critical section. तो basically जो shared variables होते हैं, अगर वो shared variables आपके create हो जाते हैं, initialize हो जाते हैं, अगर आपका कोई process start भी नहीं किया है और shared variable अगर आपके create हो गए, initialize हो गए, like flag 0, flag 1 की तरह, तो फिर वो आपकी फॉल्स में चले जाते हैं क्योंकि उसमें कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होता जो कि इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, इस वजह से वो फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है. The shared variable turned is set to either 0 or 1. तो shared variable जो होता है वो फिर अब या तो टर्न करेगा, क्या या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि बाइनरी है तो बाइनरी में दो ही पॉसिबल कंडीशन है, either it could be 0, it could be 1. So 0 1 में randomly हो जाता है. After initialization, each process which is called process 1 in the code runs this code. तो basically अगर कोई प्रोसेस इसी को लाइक अगर कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस आई अगर हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक प्रोसेस अगर है तो वो प्रोसेस आई है तो फिर ये आपका कोड उसको रन करेगा. अब प्रोसेस आई के लिए कौन सा कोड है, दैट यू हैव टू रन हियर लाइक दिस. Repeat flag I, that is your semicolon and equals to true. अगर flag I true है तो turn J, 10J हो जाएगा, while flag of J and turn equals to J, that do no critical sections flag of I is equals to false. अगर flag of I false अगर true होगा तो ये condition apply की जाएगी, but अगर flag of I false हो रहा है तो that remainder section that until false, तो जब तक आपका false रहेगा ये. Okay, so here you can see that वेयर अगर क्रिटिकल सेक्शन आपका जब आपका फ्लैग ऑफ आई ट्रू होगा तब तो ये आपका रन करेगा, बट अगर फ्लैग ऑफ आई फॉल्स होता है तो दैट बिहेवियर रिमाइंडर सेक्शन आ जाएगा अंटिल फॉल्स, जब तक फॉल्स नहीं होता. ठीक है, सो इफ बोथ प्रोसेस ट्राई टू एंटर द सेम टाइम, अगर दोनों ही प्रोसेस हैं, जो आई प्रोसेस और जे प्रोसेस है, दोनों एक ही साथ क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, then two will be set as I and J at roughly the same time. The eventually value turn decide which can go. अगर दोनों एक ही टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन पे जाना चाहते हैं तो वो उनकी एक रफली वैल्यू जो इवेंचुअली जो इवेंट वैल्यू होगी उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि जो आई प्रोसेस है वो एक जाएगा कि जे प्रोसेस जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं जा सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इस वजह से दोनों में से उनकी इवेंचुअल वैल्यू को चेक किया जाएगा, उसमें से दोनों में से कोई एक जाएगा, दैट इज हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोथ द प्रोसेसर्स by having a roughly same time value. Now talking about the semaphores here. Now we are dealing with the semaphores here, that semaphore is desired Dijkstra's semaphore as a non-negative integer variable that is used as a flag. Semaphore is an operating system abstract data type. Basically जो semaphore है वो आपका इस तरह से describe किया जाता है कि क्योंकि Dijkstra semaphore जो है वो आपका non-negative integer है. Okay, Dijkstra जो semaphore हमने already discuss कर लिया है Dijkstra constant करके, तो Dijkstra semaphore जो है वो आपका non-negative integer variable है that is used as a flag, वो basically flag की तरह use होता है. Semaphore is an operating system and abstract data type. It takes only integer value. It used to solve critical section problem. And जो कि आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर और वेरिएबल है जो कि आपका फ्लैग की तरह यूज होता है. सेमाफोर जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है और ये आपका इंटीजर वैल्यू को ही लेता है और ये इसलिए लेता है कि सॉल्व कर सके क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को. Now moving on with the related to the semaphore here, there is no guaranteed that no two processor can execute wait and signal
So here there is no generated, no guaranteed that no true processor can execute wait and signal operation on the same semaphore at the same time. This is related to the semaphore here. Now moving on with the next one that we have here is, so here the Decker's algorithm. Decker's algorithm is purely a software solution with no special purpose hardware instruction. तो Decker's algorithm जो है वो purely आपका एक software solution है with no special purpose. So here the Decker's algorithm is purely a software solution. Decker's algorithm जो है वो purely आपका software solution है with no special purpose hardware. इसमें कोई special purpose hardware नहीं use होता, hardware instruction नहीं use होता. It uses a flag to indicate a process desire to enter its critical section. So basically ये एक ऐसा flag है जो कि indicate करता है एक process को that achieve their desire to enter the critical section here. Now the processes are loops and indefinitely repeating, entering and re-entering the critical section. तो basically इसमें जो process के loop है वो indefinite है, repeatedly आता है, enter करता है, re-enter करता है critical section पे. Here flags and turns are the two global variables. तो इसमें flag और जो आपके turn है ये आपके दो global variables है. Variable flag indicate the position of the process. Variable flag जो है वो आपका position process का position दिखाता है with respect to the mutual exclusion. If I'm talking about with respect to the mutual exclusion, the turn variable is used for resolving the conflict. और जो turn variable होता है वो conflict को resolve करने के लिए ही use होता है. Where flag 1, flag 2, boolean false, turn 1, 2 and equals to 1. अब प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 की बात करते हैं. प्रोसेस 1 जब बिगिन करता है तो दैट इज फ्लैग 1 इक्वल्स टू ट्रू. अगर फ्लैग 1 ट्रू है तो टर्न करेगा 2 को, while flag 2 and turn 2 do, critical section 1 आता है. फिर flag 1 false अगर होता है तो end P1 होता है. वेयर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे प्रोसेस 1 बिगिन हुआ, यहाँ पे एंड हुआ प्रोसेस 1. ठीक है. अब प्रोसेस 2 अगर बिगिन करता है तो फ्लैग 2 होगा, जो कि अगर फ्लैग 2 ट्रू होता है तो टर्न करेगा वो 1 पे, while flag 1 and turn 1 then do critical section 2 आ जाएगा. flag 2 false होता है तो end होगा process 2 here. Now talking about the Decker's algorithm more, that Decker's algorithm is a correct and it satisfies the mutual exclusion and it is a free from deadlock and starvation. तो Decker's algorithm जो है वो आपका correct करता है, satisfy करता है mutual exclusions को, और ये free होता है आपके deadlock और starvation. तो मतलब जो आपका Decker's algorithm है उसमें deadlock possibility नहीं होती, starvation की possibility नहीं होती. It is free from starvation and deadlock as well. Now moving on with the next one that related to this only. The process P1 indicate its desire to enter its critical section by setting its flag to be true here. तो process जो P1 indicate करता है desire कि वो enter करे critical section में by setting its flag to true. The process then proceed to the while test and determine whether the P2 also wants to enter its critical section. तो process 1 जो है वो indicate करता है उसकी desire को कि वो enter करे critical section में, as well as उसको setting देता है flag को कि वो flag true होता है. और process जो है वो proceed तभी करता है जब test उसका determine हो जाता है और P2 wants to enter its critical section. Now moving on with the next one that we have is related to this only. When process 1 perform the while test and it finds P2 flag is set to be true, so there is a contention between the process attempting to enter their reputative critical section. The process P1 enters the body of its while loop where the process examine the value of variable turned, which is used to resolve such conflicts here. Now talking about the Patterson's solutions to critical section. Patterson जो आपका solution है critical section से related. Patterson's solution is a software based solution for critical section problem. Patterson's solution जो है वो एक आपका software based solution है जो कि critical section problem से related होता है. A simple algorithm that can run by two processes to ensure that mutual exclusion for one resource. Basically ये एक ऐसा simple algorithm है जो कि आपका दो प्रोसेस के बीच में रन होता है, even though that ensure the mutual exclusion for the one resource only. The two processes share two variable. यहाँ पे दो प्रोसेस जो है वो दो आपके दो वेरिएबल शेयर करते हैं, int turn and boolean flag 2.
These were the two. The variable turn indicate whose turn it is to enter the critical section. The flag array is used to indicate if the process is ready to enter the critical section, that is of flag of I here. That is flag of I equals to true implies that process P1 is ready to enter its critical section. तो जब आपका flag of I true होता है तो इसका मतलब होता है कि जो P1 है वो ready है अपने critical section में जाने के लिए. This what the way this flag of I equals to true indicates. अगर process ready है enter करने के लिए critical section में तो flag of I true हो जाता है, जिसका मतलब है कि जो आपका process 1 है वो ready हो गया है अपने critical section में enter करने के लिए. This is all about. Now moving on with the next one that we have here with reference to. Now if I'm talking about the binary semaphore, जैसा कि मैंने बताया था उसके बारे में, तो binary semaphore 0 या 1 ही हो सकता है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था. Okay, here so you can go through with that. So here the semaphore value is restricted to 0 and 1. तो जो उसकी semaphore value होती है वो आपकी restricted होती है 0 और 1 से. Semaphore value जो होती है या तो 0 होगी या तो 1 होगी. P succeeds only when the semaphore value is 1. तो P तभी succeed करेगा जब उसकी semaphore value जो है वो 1 होगी. Third one is V does not change the semaphore value when it is 1. और V जो है वो अपनी value को change नहीं करता जब तक semaphore की value 1 होती है. Now, talking about the binary semaphore, as I gone through with it deep here, binary semaphores are easier to implement than a general semaphore. General semaphores के compare में binary semaphore is easy to implement, where var mutex equals to 1 binary dash semaphore, delay 0 binary semaphore, c that is it a value integer, procedure wait begin wait mutex c that is colon equals to c minus 1. If c is less than 0, then begin signal mutex wait delay end. Else signal mutex end procedure signal begin await mutex c colon equals to c plus 1. If c is less than equals to 0, then signals delay signal mutex then end. तो this was the process where जहाँ पे आपका mutex 1 होता है, delay आपका 0 रहेगा of course. Okay, फिर वो begin कर देगा process को, but जहाँ पे आपका c minus 1 हो जाएगा, इसका मतलब है c जो है वो 0 से छोटा होगा, तब फिर वो अगर begin करता है तो obvious सी बात है wait delay करेगा और फिर वो end कर देगा. अदरवाइज अगर वो ये नहीं कंडीशन होता है तो सिग्नल म्यूटेक्स में आ जाएगा या एंड कर देगा. उसके बाद प्रोसीजर सिग्नल अगर आता है तो वहां पे वेट म्यूटेक्स होगा, सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 हो जाएगा. तो वहां पे सी अगर आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो सिग्नल डिले करेगा और सिग्नल म्यूटेक्स होकर एंड हो जाएगा. दिस इज द बाइनरी सेमाफोर दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज busy waiting. This is the busy waiting. This is also an important topic here. Busy waiting क्या होती है that you have to understand here. Busy waiting is a situation in which a process is blocked on a resource. Busy waiting आपकी एक situation है जहाँ पे process जो है वो blocked हो जाता है एक resource में but does not yield the process. Busy तो हो जाता है, blocked तो हो जाता है, पर उसे वो process नहीं चाहिए होता है. A busy wait keeps the CPU busy in executing a process even as small as the process does nothing. तो बेसिकली बिजी वेटिंग जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्रोसेस आपका ब्लॉक्ड हो जाता है एक रिसोर्स का, पर उससे एक्चुअल में वो प्रोसेस चाहिए नहीं होता, वो प्रोसेसर चाहिए नहीं होता. बिजी वेट जो होता है वो सीपीयू को बिजी रखता है while executing a process even as the process does nothing. Then too also that it takes as a busy waiting and block that particular process. बिजी वेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पिन वेटिंग. तो बिजी वेटिंग को हम स्पिन वेटिंग भी बोलते हैं. यू कैन से दैट बिजी वेटिंग की जगह अगर उन्होंने स्पिन वेटिंग भी बोल पूछा है तो यू कैन आंसर द सेम हियर. बिजी वेटिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड एज स्पिन वेटिंग. बिजी वेटिंग वेट्स सीपीयू साइकिल दैट सम अदर प्रोसेस माइट बी एबल टू यूज द प्रोडक्टिविटी. तो बिजी वेटिंग जो होता है वो उसको हम स्पिन वेटिंग भी कहते हैं, और बिजी वेटिंग जो होता है वो आपका वेट करता है सीपीयू साइकिल का, और उसके अदर प्रोसेस जो होते हैं वो भी आपका यूज करता है उस प्रोडक्टिविटी को. टू अवॉइड बिजी वेटिंग, जब आप अवॉइड करते हो बिजी वेटिंग को, अ प्रोसेस अवेटिंग फॉर द क्रिटिकल सेक्शन दे पुट इनटू द ब्लॉक्ड स्टेट. when process allowed entering in the critical section, then a process is kept as ready state. तो जब आप अवॉइड करते हो बिजी वेटिंग को तो बेसिकली क्या होता है, बिजी वेटिंग को जब आप अवॉइड करोगे तो वो प्रोसेस वेटिंग जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और वो आपका एक ब्लॉक स्टेट आ जाता है. और प्रोसेस तभी अलाउ करेगा, एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में, तभी अलाउ करेगा कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सके जब उसका प्रोसेस जो है वो आपका रेडी स्टेट पे होगा.
Now moving on with the difference between the busy waiting and blocking. Busy waiting और blocking का difference क्या है that you can go through with. Busy waiting is when a process runs continuously checking whether a flag has set up or a logged or freed. That busy waiting basically तब है जब आपका process जो run कर रहा है continuously वो check करता रहे कि आपका जो flag है that has been set, वो आपका set है, logged है या freed है. Blocking involves the process not running until it is woken up to let it know that the resource is available. तो इसीलिए blocking जो है वो आपका involve करता है उस process को जहाँ पे आपका running हो रहा है और woken up नहीं हो रहा, वो that let know about the resource that is available or not. While a busy waiting may waste cycles on a single processor, एक single processor में वो cycle बहुत सारे cycles को waste कर सकता है. Blocking may waste cycles on a multiprocessor, और blocking जो है वो आपका multiprocessor पे आपका cycle को waste करती है. तो this is remember this, blocking जो है वो multiprocessor पे cycles को waste करती है और busy waiting जो है वो single processor पे waste करती है. ठीक है, blocking जो है वो involve करता है that not run and that would waken up into the resource that is available. और busy waiting वो होता है when the process is run continuously and checking whether the flag has a set or lock or a freed. Okay, so this is the two differences, and now talking about the third differences between the busy waiting and the blocking here. In a busy waiting, the PC is always looping, incremented or jump back. It can primitively interrupt, but wise loop again tightly whenever reschedule. तो अगर हम busy waiting की बात करते हैं तो busy waiting में क्या होता है, जो PC है वो loop में हमेशा loop में रहता है, increment करता है, jump back करता रहता है और वो आपका primitively interrupt कर सकता है loop again that tightly whenever they reschedule. But अगर हम बात करते हैं blocking की, तो when block the process species stalls after executing a yield that could either be the process is only timed out, that that's rarely loop and the yield again here. So this were the differences between the busy waiting and of course the blocking here, and you can go through with these things in an easy way, I hope, and you can enjoy these videos, and please like, share and subscribe our channel. Thank you, hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel, and thank you for all those subscribers, those who had subscribed our channel before and make us more become to more than 1000 subscribers. Thanks for all those subscribers once again, and a very wish you a very happy new year. 2021 will give you lots of happiness, and we can of course forget 2020 what we had faced till date, or the world has faced. Okay, so thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion in the comment box. Thank you.